केसरिया बालम आओ हमारे देश। तुम्हारी सच्चाई और कुर्बानी का एक एक लम्हा मुझे याद आ गया है रुक्मी। मैंने तुम पर विश्वास न करके तुम्हें बहुत रुलाया है रुक्मी। आज जब मैंने तुम्हें कहते सुना कि तुम इस इंजेक्शन को खुद ले लोगी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसमें जहर है, तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। रुक्मी, ये मेरे लिए तुम्हारे प्यार की इंतहा थी कि तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही थी सिर्फ लोगों के सामने ये साबित करने के लिए कि उस इंजेक्शन में विटामिन नहीं जहर है, और ये सोचकर कि कहीं वो इंजेक्शन दीप भाई सा मुझे ना लगा दे। तुम सही थी रुक्मी। जानती हो, तुम पर हाथ उठाने से पहले ही मुझे सब कुछ याद आ गया था। सच ठाकुर साहब? हाँ रुक्मी, लेकिन फिर भी जानबूझकर घर वालों के सामने में याददाश्त ना होने का नाटक करता रहा, क्योंकि दीप भाई सा की हकीकत आज सबके सामने लाना आसान नहीं है। उन्होंने एक बार घर वालों के सामने मेरी जान बचाकर यह साबित कर दिया कि उन्हें मेरी कितनी चिंता है। अब मैं खुद को मारकर इसे सजा दूंगा। ना ठाकुर साहब, ना। रुक जा रणवीर। और इसीलिए तुम पर हाथ उठाने पर मजबूर हो गया था मैं। ठाकुर साहब, चीज खुशी वास्ते आप हमारी जान भी ले लेते ना, तो मैं हंसते हंसते आपको दे देती। तो फिर मैं कैसे जीता रुक्मी? गोविंद का ख्याल कौन रखता? पागल हो तुम वाकई, प्यार में पागल। मेरे प्यार में, गोविंद के प्यार में, रसाल और हमारे परिवार की खुशी के प्यार में। ऐसे एक बात सोचता हूं, तुम्हारे प्यार में पागल होकर मैंने भी कोई गलती नहीं की है। ठाकुर साहब, मैं अपनी पेंटिंग के लिए एक चेहरे की तलाश में निकला था जब तुम्हारी कशिश भरी आवाज ने मुझे पुकारा था। मुझे वो प्यार भरा लम्हा आज भी याद है जब तालाब किनारे तुम मेरा इंतजार कर रही थी और मेरी आवाज सुनते ही डरकर तुमने मिट्टी भरे हाथ अपने चेहरे पर लगा लिए थे। कितनी सुंदर लग रही थी तुम, जैसे मिट्टी की कोई जीती जागती मूर्त मेरे सामने खड़ी है। मेरी शर्ट पर लगे तुम्हारे हाथ का वो छाप तुम्हारे प्यार का तोहफा मानकर मैंने कई दिनों तक संभाल के रखा था रुक्मी। तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए अपने परिवार की प्रतिक्रिया का मैंने सामना किया। तुमसे मेरी शादी भी हुई, लेकिन सुहागरात के दिन मैंने ये समझ लिया कि तुमने मुझे धोखा दिया था। घर वालों ने मुंह दिखाई का वास्ता देकर रसाल से मेरी दूसरी शादी करवा दी, और तुम अपनी मासा की गलती को छुपाने के लिए धोखेबाजी का इल्जाम अपने सर लेकर इस हवेली में दासी बनकर रहने के लिए चली आई। घर में सभी लोग तुमसे नफरत करते थे सिवाय दादीसा और तुम्हारी बहन रसाल की। मैं भी तुमसे नफरत करता था, तब भी तुम्हें मेरी और मेरे घर वालों की ही फिक्र थी। लेकिन मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मेरे पापा सा का एक्सीडेंट नहीं, खून हुआ था, खून। तुम चीख चीख कर मुझसे कहती रही कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, बल्कि तुम पर परिवार को तोड़ने का इल्जाम लगाकर तुम्हें दीप भाईसा से ही माफी मांगने पर मजबूर कर दिया मैंने। माफी मांग। मैंने माफ कर दो। दादीसा कहती रही कि तुम्हारे माथे का सिंदूर मेरी सलामती है, लेकिन दीप भाईसा ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे माथे के सिंदूर को मिटा दूं। दीप भाईसा ने ही मुझे शराब पिलाकर उकसाया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, और उस रात अपने उस वैशीपन में मैं तुम्हें मारने आया भी था रुक्मी। लेकिन
तुम्हारा प्यार उस वक्त भी मेरे अंदर जिंदा था, और इसलिए उस रात मैं प्यार की सारी हदें पार कर गया। और जब मैं सुबह उठा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। दीप भाईसा ने उस रात की पूरी घटना को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था, और उसी से वो तुम्हें ब्लैकमेल करने लगे, तुम पर कहर बरसाने लगे, तुम्हें मजबूर किया कि तुम डॉक्टर यश और अपने रिश्ते के बारे में कोई खुलासा ना करो, कभी किसी को साफ साफ कुछ ना बताओ। और फिर उन्होंने तुम पर कोड़े बरसाए, और तुम ये सब कुछ चुपचाप सहती रही, सिर्फ मेरी और अपनी बहन रसाल की खुशी की खातिर। दीप भाईसा ने ही हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल करके एक्सीडेंट करवाया था, जिसमें हमारे होने वाले बच्चे की जान चली गई थी। अभी मैं अपने बच्चे की मौत के गम से उभरा भी नहीं था कि दीप भाईसा ने मेरे सामने यह साबित कर दी कि उस बच्चे की मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो, और एक बार फिर मेरे मन में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर दी। दीप भाईसा ने तुम्हें अगवा करके छुपा दिया, और उसके बाद डॉक्टर यश के साथ तुम्हारा नाम जोड़ दिया। सारे घर वालों के सामने तुम्हारे चरित्र को धूमिल किया उन्होंने, और ऊपर से उस रोज तो मुझे मिली भी तो यश के साथ ही मिली। मुझे अपने घर में देखकर तुम्हें हैरानी हो रही है ना, लेकिन मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है। मैंने आपके पिता के हाथों बढ़ाई वो फाइल हवेली में माता की मूर्ति के नीचे छिपा रखी है। आप घर जाते ही उस फाइल को जरूर पढ़ना ठाकुर साहब, आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपके पिता की मौत के पीछे दीप सिंह को हाथ है। और जब मंदिर में बिलासपुर प्रोजेक्ट की वो फाइल मिली तो तुम्हारी कही एक एक बात सच साबित हुई। मैं गया था यश के घर तुमसे मिलने। यश रुक्मी कहाँ है? लेकिन तब तक तुम सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली गई थी, और फिर मैंने दीप भाईसा को पूरे परिवार के सामने एक्सपोज करने की ठान ली थी। मैंने उन्हें फोन किया और उन्होंने मुझसे अकेले में मिलने की विनती की, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी रुक्मी। शायद ये तुम्हारे कान्हा का ही फैसला था रुक्मी, जो उन्होंने मुझे तुमसे मठ में मिला दिया। तुम मुझे पहचान कर भी अनजान बनी रही, और मैं तुमसे नई पहचान बनाने में लग गया। तब भी तुम्हें मेरी और अपनी बहन रसाल की खुशी की ही फिक्र थी। हालांकि तुम्हें इस बात का पूरा यकीन था कि मेरे हादसे के लिए दीप भाईसा ही जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी तुमने अपने पापा के अलावा किसी को यह बात नहीं बताई। और यही वजह है कि तुम्हारी खुद की बहन रसाल तुमसे नफरत करने लगी। ठाकुर साहब, थारे को आज जैसे कान्हा ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, मैंने आपकी याद के लौटने वास्ते जो मन्नतें मांगी थी आज वो सारी पूरी हो गई ठाकुर साहब। आज हमारे गोविंद को दीप भाईसा से कोई खतरा ना है। मैं बहुत खुश हूं ठाकुर साहब। मगर क्या रुक्मी? अगर हमारी बहन रसाल वो हमारे वास्ते आपसे दूर गई है ठाकुर साहब। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है रुक्मी। रसाल के साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे भी बहुत दुख था, लेकिन अपनी लगन से तुमने उसे भी उसका प्यार दिलवा दिया। आज अपने पहले प्यार के साथ गृहस्थी बसाकर वो बहुत खुश है, और अब मैं तुम्हें भी जिंदगी भर खुशियां दूंगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती रुक्मी। केसरिया वालम आओ हमारे देश, केसरिया वालम आओ हमारे देश, हमारे देश, हमारे देश। केसरिया बालम आओ हमारे देश,
केसरिया बालम आओ हमारे देश। ठाकुर साहब, आप अभी चलिए और तायसा के सामने सारी बात का खुलासा कर दीजिए। क्या हुआ ठाकुर साहब? रुक्मी, हम दोनों ही जानते हैं कि दीप भाई साहब कितने शातिर दिमाग वाले इंसान हैं। वो फिर से तुम पर यह इल्जाम लगा देंगे कि तुमने मुझ पर जरूर कोई काला जादू किया होगा। तुम तो जानती हो रुक्मी, दीप भाई से ने आज सबके सामने बहुत अच्छी छवि बना रखी है। तो क्या आपकी याद आने के बाद भी आप उन्हें सजा ना दिलाओगे? जरूर दिलवाऊंगा उन्हें सजा, लेकिन उन पर इल्जाम लगाकर नहीं, बल्कि उनके मुंह से खुद कबूल करवाकर। और तब तक के लिए हमें सबके सामने ऐसे ही रहना होगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, और गोविंद के जन्मदिन के बाद मैं तुम्हें इस हवेली से बाहर निकाल दूंगा। क्योंकि क्या ठाकुर साहब? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। और इस बीच दीप भाई साहब को मैं अपने तरीके से हैंडल करता हूं। ठाकुर साहब, जानो दीप भाई साहब कितने खतरनाक आदमी हैं। जी, उन्होंने आपको या गोविंद को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? रुक्मी, दीप भाई साहब को सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, और मैंने तायसा को सारी प्रॉपर्टी दीप भाई साहब के नाम करने के लिए राजी कर लिया। अब उनसे किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं है रुक्मी, बल्कि खतरा तो अब मैं बनने जा रहा हूं उनके लिए। खैर, अब तुम जाओ उस कमरे में जहां तुम्हें रखने की मैंने भूल की है। आप अपना ख्याल रखना ठाकुर साहब। अब तुम दोनों के सोकर सेलिब्रेशन कर रहे हो? अरे मासा, खुशी के हमारे नींद कटे से आवेगी। अरे जी, मैं तो सोते सोते खुशी के सपने भी देख रहा था कि मारा भांजा हवेली के सिंहासन पर राजा की तरह बैठा हुआ है। और अच्छा, अब ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, कुछ काम की बात कर। काम की बात? मासा, कौन सी काम की बात? देखो, गोविंद के जन्मदिन के बाद रणबीर तो रुक्मी को निकाल ही देगा। अब उस गोविंद को भी तो ठिकाने लगाना है। गोविंद को उस बच्चे के मारने की क्या जरूरत है? वैसे ही सारी संपत्ति हमारे नाम पे होने वाली है ना। छोरे, तू समझ ना रहा है। अभी तो रणबीर ने कह दिया है, लेकिन कल गोविंद बड़ा होगा, तब ये सवाल फिर से उठेगा। और तब अगर रणबीर का मन बदल गया तब क्या करेंगे? तो आप क्या चाहो मासा? मैं ये चाहूं कि जब गोविंद के जन्मदिन पर रसाल इस हवेली में आए तो वो गोविंद को वापस लेकर ही जाए। अगर रुक्मी चली जाएगी तो गोविंद की देखभाल कैसे होगी कमल? मासा, हमारे मन में भी यही सवाल उठ रहा है, और गोविंद रुक्मी के अलावा और किसी की माने भी ना है। लो, मैं भी यही सोच रही थी कि गोविंद का क्या होगा। जी, हमारी तो कुछ समझ में ना आवे है। थारे पास कोई उपाय है ना मासा? घणो चोखो उपाय है, पण आप दोनों की रजामंदी के बिना। क्या उपाय है? बता चंचल। मासा, गोविंद अभी बच्चा है, और एक बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रह सके? ऐसे में गोविंद और हम सबकी भलाई इसी में है कि गोविंद को उसकी सगी मासा रसाल को सौंप देना चाहिए, और फिर गोविंद तो रहेगा इस हवेली का ही चिराग। जब जी चाहेगा उसे बुला लेंगे, या फिर हम खुद मिलने चले जाएंगे। तू क्या बोले कमल? अब जीजी की बात व्यवहारिक तो लागे है हमारे को। रणवीर,
गोविंद के जन्मदिन पे थारे रुक्मणी को निकालने को फैसलो पक्को है? छोटे थारे बोलने के पहले मैंने पापा से कह दिया था कि हमारे को गोविंद की परवरिश की फिक्र है। अगर रुक्मी ने हमारे से कुछ भी कह दिया ना, मैं उसकी बातों का बुरा ना मानूंगा। तूने हमारे से कहा था ना कि उस पर पागलपन के दौरे पड़े, तो उसकी बातों का बुरा क्या मानना, वरना गोविंद की परवरिश तो ठीक से कर सके ना। मैं जानता हूँ भाई साहब कि आपकी कोई नई चाल है। बेटा दीप सही कह रहा है, जितना ख्याल रुक्मिणी गोविंद का रखती है उतना कोई जो भी कुछ हो, लेकिन रुक्मी को इस हवेली से निकालने का मेरा फैसला अब मैं बदलूंगा नहीं। उसे जाना ही होगा था ऐसा। आई हेट हर। अरे गोविंद की असली माँ के होते हुए उसे रुक्मी की क्या जरूरत है? हाँ रणवीर, मारे को जीजी की सलाह ठीक लागे है। रुक्मी के बाद रसाल ही है जो गोविंद को लाड प्यार से बड़ा कर सके है। अच्छा, तो ये मिली भगत है भाई साहब और ताईसा की। गोविंद को निकालने की प्लानिंग चल रही है और मेरी मासा को भी राजी करवा लिया है। रणबीर, तू कुछ क्यों ना बोल रहा है? अरे अगर थारे को हमारी सलाह ठीक ना लग रही है तो बोल दे। मैं तो सिर्फ गोविंद की भलाई वास्ते बोल रही थी। हाँ रणवीर, हमें गोविंद को माँ की ममता से दूर नहीं रखना चाहिए। ठीक है मासा, हम रसाल को बुलाकर गोविंद को उसके हवाले कर देते हैं। बस तो ठीक है ससुर साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा, आप आ जाइए। जी रखता हूं। अच्छा। भाई साहब, इतना कुछ कर दिया जीजी ने। अरे रसाल, अब मैं थारे को फोन पे सारी बातें कैसे बताऊं? तू तो बस जल्दी से अठे आ जा और गोविंद की जिम्मेदारी संभाल। उसे घना सारा प्यार कर, उसे एहसास दिला कि तू उसकी सगी माँ है। अरे थारे से ज्यादा उसका ध्यान और कौन रख सके है? हाँ ताई साहब, मैं गोविंद से घड़ो प्रेम करूं, और क्यों ना करूंगी। छोरो है मारो, जन्म दियो है मैंने उसे। हमारी बाहें तरस गई है उसे उठाने वास्ते। ताई साहब, मैं आपको बता भी ना सकूं कि मैं कितनी खुश हूं। मैं गोविंद को पालूंगी। अरे रणबीर ने थारे पापा साहब को फोन कर दिया है और तू भी आ जा, मैं स्टेशन गाड़ी भेज दूंगी। जी जी ताई साहब, मैं आती हूँ। आजा और ले जा अपने उस छिछड़े को, कम से कम हमारी बला तो टलेगी। आप लोगों को वहां स्टेशन पर मिलने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ना जमाई साहब, आपने गाड़ी जो भिजवा दी थी तो तकलीफ कैसे होती? ठाकुर साहब, मारो गोविंद कैसा है? वो ठीक है, अभी सो रहा है। आइए ना। आखिर आई गई ना नौबत आपको अपनी गर्दन झुकाने की। जी आपकी वजह से हमारे छोरे को कुछ भी होता ना, तो मैं आपको के हसर करती आप सपने में भी ना सोच सको। हमने तो रुक्मी के साथ कोई कमी ना की, फिर भी उसने ऐसा काहे की हो, ये आप पूछो उससे। परिवार की खुशी की आड़ में ये इस परिवार को तोड़ना चाह रही थी। राम और लक्ष्मण की जोड़ी के बीच महाभारत करवाने चली थी। मारे को थारे से ये उम्मीद ना थी रुक्मी। अरे ऐसा सासरा तो किस्मत वाले को मिले है और तुम्हें अपनी किस्मत को गाली दे दी। ठाकुर साहब ने गोविंद के जन्मदिन के बाद में थारे को अटे से निकालने का फैसला बिल्कुल सही लियो है। चल, अब मैं थारे मुंह से कबूलवाना चाहूं थारी करतूत। इनके सामने तो डांटते हुए मारे को शर्म लगे है। चल।
मैंने माफ कर दी छोरी। घर वालों को दिखाने के वास्ते मेरे को डांटने का दिखावा करना पड़ा। माफ कर दिया अपने बाप को।